मिथिलेश जी को मैं जानता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ज़माने से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, मेरे सीनियर हैं। और जिस तरह से आए थे दिल्ली में कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन किस तरह से इन्होंने अपना एक बड़ा मुकाम बना लिया है। तो ऐसे कई सारे जो लॉ के विद्यार्थी हैं वो बड़ा ही हसरत लेकर के दिल्ली आते हैं कि उनको बहुत बड़ा वकील बनना है, लेकिन उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता है। मिथिलेश जी, यहीं से शुरू कर रहा हूं मैं। ये जो आपने शुरू किया है लॉ लर्निंग बेंच डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैंने अभी एक बात कही जो मैंने आपसे बातचीत में समझी कि आपकी ख्वाब ये है कि आप भटके, तमाम मुश्किलें आपने झेली, आज आप बहुत सफल पोजीशन पे हैं। वो जो भटकना पड़ता है आम विद्यार्थियों को, लॉ के परीक्षार्थियों को, शोधार्थियों को, वो भटकना ना पड़े, उनको रास्ता दिख जाए कैसे सफल वकील बनना है, कैसे सफल दलील देनी है। क्या आपके जहन में था जब आपने सोचा? और मेरा इशू ये है भाई साहब कि मैं जब नया नया यहाँ आया था बिहार से, फिर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया, तो यहाँ आने के बाद लोगों ने कहा कि ऐसा है कि तुम पहले शुरू में प्रैक्टिस करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वहाँ बेसिक सीखो, मतलब जिला अदालत में जाओ, जिला अदालत से, फिर तहसील से, फिर कुछ दिन हाई कोर्ट में करो, कुछ दिन इंटर्नशिप करो, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। हम बोले भैया मैं 2000 किलोमीटर ट्रेन पर सवार होकर आया हूँ, ऐसा फॉर्मेलिटी पूरी कर मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। रहने वाले आप बिहार के हैं? हाँ, बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार से। और बिहार के वकीलों की दुर्दशा मैंने देखा। एक तो भाई साहब दिल्ली में आओ तो यहाँ जो बड़े बड़े वकील हैं, व्हाइट कॉलर वकील जिसको बोलते हैं, जो सीनियर है, वो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट को मैंने देखा तो आप डर जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में लग धका मर्सिडीज और कौन कौन गाड़ी फॉर्च्यूनर होते हैं उतरते हैं, और फिर जब उनके 20-20 सेक्रेटरी होते हैं, सब गोरे चिट्ठे, बढ़िया टाई हुई, सेंट उंट लगा के, उनके साथ जो मेल एडवोकेट हो, फीमेल एडवोकेट हो, सब देखने में लगते हैं कि अरे हीरो है कि हीरोइन, नहीं पता नहीं कौन चल रहा है। और फिर पूरा ट्राली में बैग पर बैग, 20 फाइलें, 20 साइटेशन, बोलना कुछ नहीं होता कोर्टवा में। कोर्ट में क्या करते हैं कि 2 लाइन के बोलता है, माय लॉर्डशिप गिव मी सम टाइम टू फाइल द रिप्लाई। लेकिन जो पीछे से लारी चलती है ना सीनियर एडवोकेट के साथ, बगल इधर जूनियर, उधर ब्रीथिंग काउंसिल, आर्गुइंग काउंसिल, फलाना ठिकाना, और वो पूरा बैग वोग लेके, लार लश्कर लेके। अब मेरे पास एक पतली फाइल 60 पेज का, तो आदमी तो डर जाएगा। किस सन की बात है ये? आज भी वही हो रहा है। तो मैं सन 2000 की बात बता, सन 2000 में आप आए थे? सन 2000 में सीधे सुप्रीम कोर्ट आए आप? हाँ, तो मैं बोला यार 30,000 में तो लोक अदालत, जिला अदालत, तहसील वसील करने के लिए पटना इलाहाबाद तो ठीक था। तो लोगों ने कहा है कि बेटा अगर तुमको वकालत करनी है तो बम्बई हाई कोर्ट जाओ, वहाँ वकालत के गुर सीखोगे, वहाँ फाइनेंशियल राजधानी है। अब पैसा वैसा कमाना है तो दिल्ली जाओ। दिल्ली में मैं पता किया कि हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी बड़े एडवोकेट हैं, उनकी फीस पता है कितनी है आपको? पर अपेरेंस 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख। तो मैंने कैलकुलेट किया कि अगर 25 लाख है, अगर दिन में 10 केस करते होंगे तो 2.5 करोड़। अब मैं रहता हूँ 2.5 लाख के फ्लैट में, जो लोग 2.5 करोड़ कमाते हैं। तो मैंने समर में उतरने का कोशिश किया, मैंने शुरू ही सुप्रीम कोर्ट से किया। अच्छा, आप किसी जिला अदालत या तहसील आप नहीं गए इन जगहों पर? मैं उन जगहों पे नहीं गया। तो उन जगहों पर नहीं, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट आया। अब सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद मेरे को ये जानने में 10 दिन लग गया। मैं एक सीनियर के पास गया सीखने के लिए, ज्वाइन करने के नहीं, मैं इसको वॉच किया क्या करता है। हमारे जानने वाले थे, तब हमको 4 दिन में बोल ही नहीं पाया मैं किस लिए गया हूँ। जब जाऊँ तो बोले पांडे 2 मिनट में आया मेंशनिंग करके। और मेंशनिंग क्या होता है इसको हमको समझ में नहीं, और मैं सरफ से पूछूँ नहीं। फिर आधा घंटा लंच के बाद गया, हम बोले कहाँ है? तो बोला सर लंच के बाद फिर मेंशन करते हैं। तो हम बोले ये बहस कब करते हैं, दिन में मेंशन करते हैं। तो हमने मेंशनिंग होता क्या है? तो पता है कोर्ट को बताना होता है कि मेरा एप्लीकेशन फाइल कीजिए, उसका 2 लाख ले लेते हैं। हमने बड़ा बढ़िया जगह है यार ये तो, मैंने आर्गूमेंट ना है, मेंशनिंग है, करो तो 2-4 लाख रुपया कमा लो। तो बाद में जब हमको पहला क्लाइंट मिला, मैं शॉर्ट बताता हूँ, तो उसने बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट में कोई केस किए हैं? तो हम बोले देखो सुप्रीम कोर्ट का इतना लेंदी प्रोसेस है कि छोटे मोटे वकील टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ जो जातीय विभाजन है समाज में, ब्राह्मण ठाकुर, वो वहाँ भी है। वहाँ जात पे नहीं है, वहाँ एक होता है सीनियर एडवोकेट, फिर होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और हम लोग एडवोकेट हम लोग निचले पैदान पे खड़े हैं। जाति विभाजन देखे हैं तो कास्ट के क्या नाम लें, तो हम केस ही नहीं फाइल कर पाएंगे बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का।
तो मैं से यार अब मैं सोचता हूँ कि मेरी उम्र 50-60 हो गया, अब कब सीनियर होंगे। तो सीनियर भी मैं नहीं हूँ, आपका 70 नहीं, अब 90 साल के हो जाए सीनियर, सुप्रीम कोर्ट में आपको सीनियर नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए आपके नाम से रिपोर्टेड जजमेंट चाहिए। रिपोर्ट जजमेंट कौन देगा? आपके कोई अंकल ताऊ कोई बड़े बड़े जज जाने वाले हो तो रिपोर्ट जजमेंट मिलेगा। उसके बाद 5-6 कुछ जजों को रिकमेंडेशन चाहिए, तो हमको कोई जज जानता ही नहीं तो रिकमेंड कौन करेगा? नोटरी तो बैठा नहीं हुआ है कि 10 रुपया देकर ठप्पा मरवा लिए, तो रिकमेंड सीनियर एडवोकेट करेंगे नहीं, जज करेंगे नहीं, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। और जहाँ तक न्याय की बात है तो मेरा पहला क्लाइंट मिला, बोला सर ये तो न्याय का मंदिर है, आप केस जितवा देंगे। तो हम बोले कभी गए हो हनुमान मंदिर में? जाने से मनवांछित फल मिलता है? मंदिर में किसी को मिलता होता मंदिर जाने से, तो मंदिर में भिखमंगा दिन भर वहीं बैठा रहता है भगवान के पास, पुजारी वहीं बैठा रहता, उसको क्यों नहीं मिलता है? हम बोले बेटा न्याय के मंदिर में मांगने से नहीं मिलेगा, यहाँ लड़ना पड़ता है, केस में लड़ूंगा तब न्याय मिलेगा, मांगने से नहीं मिलता है। मांगने से तो गाय दूध नहीं देती है, गाय को भी दूहना पड़ता है, चाहे जितना क्या करते तो उसको दूहोगे नहीं, तो यहाँ न्याय को दूहना पड़ेगा, उसके लिए किताब पढ़ना पड़ेगा, फीस दो। तो इस तरह से मैंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, और मैं बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट के सामने भी लड़ा हूँ। और पहला केस आपको जो मिला, भी आप इस जिक्र कर रहे थे, वो बड़ा दिलचस्प होगा जानना कि पहला केस जिसमें आप अपीयर हुए सुप्रीम कोर्ट में, आपको ख्याल है? देख हाँ, सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या हुआ, एक बार बाई चांस मेरे को रास्ते में बस स्टैंड में मैं खड़ा था, तो वहाँ मेरे गांव का एक लड़का मिल गया। तो अच्छा मेरे पास कोट वोट था नहीं। उसके पहले ही घटना है कि जब मेरा इनरोलमेंट हो गया तो पिताजी बाबूजी बोले कि मतलब वही तुमको पढ़ा लिखा दिए, LLB करा दिए, अब तुम अपना नैया खुद पार लगाओ, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। तो हम बोले कुछ कंपटीशन की तैयारी कर ले। बोला कंपटीशन IAS छोड़ो, वकालत की डिग्री है, जो करना है करो। अब मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं था, तो मैंने मेरे पास थोड़े बहुत 100-200 रुपये थे, तो पता किया तो बोला चला पुराना कपड़ा मिलता है लाल किला के पीछे चोर बाजार में। तो मैं लाल किला गया, अभी भी मैं कोट रखा हूँ, अभी मैं अभिषेक चोर बाजार से आपने कोट खरीदा? वही लाल किला में नहीं बनता रोड पे फुटपाथ पे। हाँ। तो मैं वहाँ गया तो हम बोले यार नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ, जब बस स्टैंड पर क्लाइंट मिला तो हम बोले कि बोला यार कोई वकील जानने वाला है? तो हम बोले वकील तो हम ही हैं। तो बोला है तुम वकील नहीं हो, कहाँ कोट पहने हो? तो मेरे को लगा यार वकील को हमेशा अपने अटायर में रहना चाहिए। पहली सीख मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप बड़ा वकील बनना चाहते हैं, सफल वकील बनना चाहते हैं, तो 3 सीख है। नंबर 1 कि आप लोगों को महसूस करें कि यू आर ए गुड एडवोकेट, यू आर ए ब्रिलियंट एडवोकेट, अपने बात से, अपने काम से। और दूसरा, आप थोड़ा मशहूर कीजिए। अब मशहूर करने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि ये नहीं कि आपका अखबार में नाम छपेगा, क्योंकि आप बड़े राम जेठमलानी साहब के तो है नहीं कि आपका अखबार में आएगा, और आपका स्टार न्यूज़ और ये ABP न्यूज़, इंडिया TV में आपका इंटरव्यू तो आएगा नहीं, तो कैसे मशहूर होंगे? ज़्यादा लंबा नहीं उड़ना है। जहाँ आप रहते हो वहाँ से 4 किलोमीटर अंदर अपनी मौजूदगी बता दीजिए कि मैं वकील हूँ। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, 4 किलोमीटर में लोग आपको जान 4 किलोमीटर में लोग जान जाए, आपको थाना जान जाए जो 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर होगा, तहसील जान जाए, आसपास के पड़ोसी जान जाए, और 4 किलोमीटर मतलब मशहूर हो गए। तो 4 किलोमीटर किस दिन 4000 किलोमीटर में बदल जाएगा, ये आपको भी नहीं पता। बड़ा गजब फार्मूला है तो। हाँ, मतलब 4 किलोमीटर ही बड़ा वकील बनने का रास्ता है। पहली 4 किलोमीटर में अगर आपने नाम कमा लिया तो आप हिंदुस्तान के बड़े वकील बनते रहेंगे। आप बताइए जो मिलता है, बड़ा आप कहीं चाय पी रहे हैं रेस्टोरेंट में, मैं आपकी बात से मुझे जर्नलिज्म की हेडलाइन याद आ रही है, बड़ा वकील बनने का 4 किलोमीटर फार्मूला। 4 किलोमीटर फार्मूला। अगर आपको 4 किलोमीटर लोग जान गए तो कल आपको सब जान जाएंगे। ये विस्पर है, ये मुहा मुही सब जान जाएंगे। तो पहला कि आप वकील दिखिए। दिखना मतलब नहीं हमेशा कोट पैंट पहन के घूमिए, लेकिन हमेशा स्मार्ट बन के एटलीस्ट व्हाइट शर्ट में तो रहिए ही। बैंड तो आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन लगे कि आप वकील हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मर्सिडीज है नहीं, छोटे वकील हैं, कार है नहीं, आपको बस में चलना है, ऑटो में चलना है। आप पसीना पूछते हुए जाएंगे तो सारा जज वो बोले ये क्या आया यार, वो लिख देगा हर्ड एंड डिसमिस। बोलिए नहीं पाएंगे, बिना बोलने लिख देगा हर्ड एंड डिसमिस पहले ही, बिना सुनी हर्ड एंड डिसमिस। अच्छा, दूसरा कि अंग्रेजी बोलना है। हाँ, तो मैं सफलता का सूत्र, पहला आप वकील जैसे देखिए।
दूसरा, आपको कम से कम जहां भी रहते हो वहां के लोग आपको रिकॉग्नाइज करें कि यू आर एन तो आपने एडवोकेट। बता दिया 4 किलोमीटर का हाँ। दायरा है। 2 चीज। और तीसरा काम ये कीजिए कि आप नॉलेज से ज्यादा जरूरी है क्लाइंट। आपको आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और पूरा आपको संविधान याद रहेगा तो आप भूखे मर जाएंगे। क्लाइंट नहीं रहेगा तो किसको योग्यता दिखाएंगे? तो पढ़ो बाद में, पहले क्लाइंट लाओ। मतलब कानून याद करेंगे तो भूखे मरेंगे आप। नहीं, कानून याद करके किसके लिए लड़ेंगे? फीस कौन देगा? पहले क्लाइंट। पहले क्लाइंट। तो क्लाइंट कहां मिलेगा? आई विल टेल यू फ्रॉम वेयर यू कैन गेट अ गुड क्लाइंट। आर्ट ऑफ एडवोकेसी से ज्यादा बढ़िया चीज है कि हाउ टू गेट द क्लाइंट एंड हाउ टू हैंडल द क्लाइंट एंड हाउ टू सेटिस्फाई द क्लाइंट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्लाइंट कहां मिलेगा ये मैं आपको बताऊंगा आगे। ये बड़ा रोचक है, क्लाइंट कहाँ मिलेगा। हाँ, जब क्लाइंट ही नहीं सबके है। जहन में यही रहता है, क्लाइंट कहाँ मिलेगा। और लोग क्या सोचते हैं कि यार ये जमानत किस दफा में होती है, बेल आर्गुमेंट कैसे होता है? अबे आर्गुमेंट सीख गए, साला क्लाइंट वे नहीं है तो किसको आर्गुमेंट करोगे? भगवान को। तो पहले क्लाइंट जरूरी है। हाँ। क्लाइंट मिलने के बाद आप मशहूर हो गए, क्लाइंट मिल गया। अब क्लाइंट को जिताना है। क्लाइंट आपके लिए क्या है? भगवान है। वकील का मैं बताऊं कि जब शुरू से वकालत करते, एक केस था, क्लाइंट आए तो लौट जाए। एक ही केस था, दूसरा क्लाइंट आया ही नहीं। तो मैं बोला इसका है था, बोलते उसको लगा कि मेरे पास ब्रीफिंग नहीं है। तो मैं रद्दी फाइल खरीद के और रख दिया टेबल पर। जो फाइल वकील फेंकते थे ना, हमको दान दे दीजिए गुरुजी, प्रणाम। तो काहे के लिए? मतलब रखे तो लोग सोचेंगे मेरे पास और भी केस है यार। अब पीठ के पीछे वो चाहिए, किताबों का रैक। अब किताबें नहीं तो उतना मांग, अब ना कंप्यूटर आ गया है। तो हम ईंटे को बाइंडिंग करा के 10-12 ईंटा को मोटा मोटा उसी को रख दिए, ठीक है ना, कवर लगा के। सारे फार्मूले इलाहाबादी आपके रहे। इलाहाबादी, क्योंकि उसके बाद मैंने बोला, मैंने प्रण किया कि हर क्लाइंट मेरा भगवान है और उसकी फाइल मेरे लिए, एवरी फाइल लाइक ए बेबी फॉर मी। आई हैव टू ट्रीट द फाइल, आई हैव टू केयर दैट वेरी फाइल। अब क्लाइंट को जिताने के लिए ये मेरा दिमाग का उपज था कि मैं वकीलों को, जो नौजवान वकील मेरे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनको केस जीतने के लिए सिर्फ 3 चीज सीख लें, केस जीत जाएंगे। पहला, आपको केस का फैक्ट मालूम होना चाहिए कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है, एक्चुअल में है क्या। कि कोर्ट को आप बहुत देर तक, ये बड़े वकील कर देते हैं, मिसलीड नहीं कर सकते हैं। बड़े वकील क्या करते हैं, कन्विंस नहीं कर पाते हैं कोर्ट को, तो कन्फ्यूज कर देते हैं, क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन की क्षमता ज़्यादा होती है। हम लोग तो सोचते हैं हिंदी में बोलना, अंग्रेजी में तो ट्रांसलेशन में 1.5-2 मिनट लगता है दिमाग में, ठीक है ना। तो सोचो हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में, तो इट विल टेक सम टाइम। ट्रांसलेशन पीरियड जो माइंड में होता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए? फैक्ट पर ध्यान चाहिए। फैक्ट क्या है, दूसरा एक्ट क्या है, उस पर कानून क्या बोलता है, और फैक्ट और एक्ट को कैसे घालमेल करना है, उसका टैक्ट आना चाहिए। तो फैक्ट, एक्ट और टैक्ट। तो मेहनत आपको करना है फैक्ट पर और एक्ट पर। और अगर आप स्ट्रीट फाइटिंग किए हैं, गलियों में घूमे हैं, रोडों पर संघर्ष किए हैं, टैक्ट तो आ ही जाता है। तो फैक्ट, एक्ट और टैक्ट, ये आप मूल मंत्र है। पहला, वकील लिखिए। दूसरा, 4 किलोमीटर के दायरे में अपनी कम से कम मशहूर हो जाइए एज एन एडवोकेट। तीसरा, आपको एक्ट, फैक्ट और टैक्ट को केस के अनुसार, जब केस लीजिए तो उसको अच्छे से पढ़िए और 3 चीज़ फिर रिसर्च कीजिए। और जहाँ तक अगर निराशा की बात करते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े हैं, हर वकील बड़ा वकील राज्यसभा का मेंबर है, कोई रिटायर्ड रविशंकर प्रसाद जी हैं, इतने बड़े वकील, तो मंत्री भी रहे हैं, कपिल सिब्बल जी हैं और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो कोर्ट को, तो वो लोग कोर्ट में जो करते हैं वो लोग लड़ते हैं वीडियोकॉन, रिलायंस और टाटा बिरला केस। आपको क्या है, सीता देवी बनाम मीता देवी, इसमें क्या पैरवी चलेगी? भूखे को नंगे ने नोच खाया। तो छोटे छोटे केस इतने हैं ना, स्क्रैप केसेस। आप ये आपने निराशा की बात कही मिथिलेश जी, मुझे तभी ख्याल आया कि निराशा से ज्यादा लोग भाषा के लिए बड़ा परेशान रहते हैं कि वो जो इंग्लिश में भी आप जो बात कर रहे थे, इंग्लिश में जिरा करना, बिहार से आए, यूपी से आए, एक जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, जब मैं शुरू में गया तो मैं फाइलों पे चिन्ह लगा रहा था कि ये पढ़ना है, और मैं बढ़िया पढ़ लेगा, अब बढ़िया अंग्रेजी बोल लूँगा। अब कोर्ट ये बात समझ रही थी, तो बोली पांडे फाइल नीचे रख के बोलो। अच्छा, बोला आपसे? हाँ। अच्छा, तो हम बोले सर फाइल में तो लिखा हुआ है। तो बोला नहीं, व्हाट इज योर केस, गिव ए ब्रीफ समरी इन शॉर्ट 3 लाइन्स।
तो अब सिनॉप्सिस पढ़ दीजिए, उसमें लिखा हुआ है। वह नहीं ऐसे ही बोलो। तो हम बोले कि ऐसे ही बोले यार, हम तो इसमें निशान सा लगा के आए हैं, तो हमको कुछ टाइम दीजिए, एडजॉर्नमेंट दीजिए। नो एडजॉर्नमेंट अलाउड, आई विल इम्पोज ए कॉस्ट मिनिमम 5 डिजिट। हम जोड़े, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, हमसे इतना तो पैसे नहीं है, चलो आर्गू करो, क्यों कॉस्ट लगाना है। तो मैंने आर्गूमेंट किया, और जज साहब भी हमारे बिहार यूपी के ही थे। तो वो बोले कि सुप्रीम कोर्ट, मैं हिंदी में बोला तो बोले सुप्रीम कोर्ट रूल में है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कई तमिल जज भी होते हैं, बंगाली जज भी होते हैं, तो वहाँ का लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। ये एक्ट है, ये रूल है, ये आप इसको वॉलेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में एटलीस्ट आपको इंग्लिश ही बोलना है। हम बोले सर आपको मतलब बिहार यूपी के, आप तो हिंदी समझ रहे हैं ना, और ऑफिशियल ट्रांसलेटर मिलता है भाषा अनुवाद विभाग से, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट दे रही है, उसकी सहायता लीजिए। खैर मैं अंग्रेजी में बोला, इंग्लिश में पढ़ा हूँ सेंटेंस, क्योंकि आई कैन अच्छे से मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, बट मैं हिंदी में भी इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आम लोग समझ पाएँ। और भाषा का बैरियर तो है, तो वैसे में वकीलों को मेरी ये सलाह है कि आप भाषा का बैरियर छोड़ दीजिए। मैक्सिमम आपसे ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक के भाव से बोलिए, आपके भाव प्रकट हो जाने चाहिए कोर्ट के सामने। मतलब कोर्ट इतनी न्यूआंसेस में ध्यान नहीं देती है कि आपने टेंस क्या लगाया, और उसमें वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सब वहाँ पर कुछ नहीं। आप जज को मान लीजिए कि आपके बाबूजी हैं, हिस्सा नहीं देना, प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना है, नहीं समझे, दूसरे भाई को दे रहे हैं, खूब आर्गुमेंट कीजिए इज्जत के साथ। जैसे आप अपने माँ बाप का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, रिस्पेक्ट ही करना है, तो अब जज साहब खूब रिस्पेक्ट के साथ पूरा आर्गुमेंट किए, लड़ना पड़ता है कोर्ट में। कोर्ट में न्याय मिलता नहीं है। एक जज ने बोला कि सर हमसे बोला आर्गुमेंट में कि आपका प्रेयर क्या है, तो बोला आपको प्रेयर बताना पड़ेगा तो क्या फायदा है, ग्राउंड आपको बताएं, आप तो पढ़ के आए होंगे, ग्राउंड प्रेयर तो सब लिखा हुआ है, आपको पता है क्या है। केस के दोनों तरफ 2 वकील खड़े हैं, एक पक्ष में विपक्ष में, तो जज को पता है कि हमको पता है कि मैं जीतूंगा, उसको पता है कि वो जीतेगा, लेकिन हमको दोनों साइड के वकील को पता है कि असली न्याय क्या है, जज को नहीं पता है। हम कह रहे हैं बेल दे दो, पुलिस कह रहा है बेल मत दो, पुलिस को भी पता है कि बेल मिलना चाहिए कि नहीं, हमको, जज को नहीं मालूम है, हमसे बड़ा विद्वान आदमी है, लेकिन जज हम क्यों डिपेंडेंट है। जज चाहता है कि हम मेहनत करके जाएं, हमको समझाएं, क्योंकि हम फीस लिए हैं, वो क्यों मेहनत करें। तो ये सब फलसफा है जिंदगी का अभिषेक जी। और जो वकालत है ना, बहुत शानदार नोबल प्रोफेशन है, अनलिमिटेड पैसा है। देखिए डॉक्टरी कीजिए तो फीस, आप किसी को सुने कोई डॉक्टर 1 लाख रुपया लेता है एक बार फीस देखने का। एक बात मुझे आप आखिर में बता दें, क्योंकि अलग अलग पहलुओं पे हम लोग आगे भी बात करेंगे। मिथिलेश जी, मुझे एक बात ये बताइए कि फिल्म की ओपनिंग तो आपने बताई है कि आप कितना हम्बल बिगनिंग आपकी थी, शुरुआत कितनी कठिन थी और क्या क्या झेलना पड़ा। जरा क्लाइमेक्स पे आ जाते हैं। आज की तारीख में इतना, ये जो आपका 2000 से लेकर के और ये 2025 चल रहा है, ये एक चौथाई जिसे कहते हैं कि 25 साल का जो आपका संघर्ष था, इसमें आज आप कहाँ खड़े हैं? आज आप कई बैंक के पैनल पर हैं, कई बड़ी कंपनियों के पैनल पर हैं आप। जी देखिए, मैं अपने आप को, भगवान का आशीर्वाद है कि मेरा कोई बैकिंग नहीं, मेरा कोई लिगेसी नहीं, तो मैं ये मानता हूँ कि बिना बैकिंग का, बिना लिगेसी का, बिना किसी पैरवी का भी आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक सफल वकील बन सकते हैं। हाँ, आप सीनियर नहीं बनेंगे, सीनियर बनने के लिए तो आपको चाहिए पैरवी, वो रिकमेंडेशन चाहिए, बट आप एक सफल वकील पैसे के मामले में, न्याय के मामले में, एथिक्स के मामले में बन सकते हैं। बिना किसी पैरवी का मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काउंसिल हूँ, बिना किसी पैरवी का ऑलमोस्ट सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मैं काउंसिल हूँ, जितने भी बैंक हैं और जितने हैं। इवन कि मैं यूके में जो बैंक है, लंदन में, कैलिफोर्निया में, उनका मैं किया हूँ। मैं ब्रिटिश हाई कोर्ट क्वींस डिवीजन बेंच के केसेस मैंने हैंडल किए हैं। फॉरेन डिग्री का मैंने एजुकेशन किया है, जो मनी केस किया है मैंने, बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केसेस किए हैं। और आज स्थिति ये है कि मेरे पास कम से कम, मेरे दिल्ली ऑफिस में 25 लोग काम करते हैं, मेरे बॉम्बे ऑफिस में 8 एडवोकेट हैं, मेरे बेंगलोर ऑफिस में 3 एडवोकेट हैं। मैंने एक बुटीक लॉ फर्म बनाया है। अब लॉ फर्म में तो मेरा क्या ध्यान था कि इतने स्क्रैप के सीजन, मैं ये मान के चलता था
आप छोटे छोटे केसों की बात कर हाँ रहे हैं। कि जैसे कि बड़े एडवोकेट है जिनका नाम लेना ठीक नहीं है उस तरह कैमरे पे, वो एक केस का लोग आते हैं सीनियर एडवोकेट कर दो। अब बताइए, ए ने बी को चाकू मार दिया है 300 रुपये के लिए, तो कहाँ सीनियर एडवोकेट करेगा? 300 रुपये का झगड़ा है, लेकिन ये वो 20,000 25,000 लोग देते हैं, तो 25,000 वाले अगर मेरे पास 100 केस हैं तो मेरा टर्नओवर हो गया ना, 25,000 में 100 गुना कर दिए तो 30 या 40 लाख का मेरा टर्नओवर है। स्क्रैप में करोड़ों कमाया, आप करोड़ों और रुपये आपने कमा कुछ सकते बड़े हैं। चर्चित केस भी किए हैं आखिर में मिथिलेश, जिस पे बात कर ले, जैसे मुझे याद है राज ठाकरे वाला केस भी आपने किया था। राज ठाकरे की जो पार्टी की हाँ, बिल्कुल। मान्यता का इशू था वो। राज ठाकरे को मैंने बिलेबल वारंट निकलवाया दिल्ली हाई कोर्ट से, नॉन बिलेबल वारंट निकाला दिल्ली हाई कोर्ट से। राज ठाकरे की पार्टी का मान्यता खत्म करने के लिए केस मेरा लगभग फाइनल पे आ गया, और वो मान्यता रद्द होने वाली थी क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोटिंग उनका कम था, रिप्रेजेंटेशन नहीं था। उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आजकल मिसयूज होता है, बार बार लोग वायलेट करते हैं और फिर वार्निंग देकर छोड़ देता हल्का है। सा बताऊं कि आप अगर गूगल में टाइप करेंगे मिथिलेश कुमार पांडे और राज ठाकरे, इतना टाइप करते ही आपके पास पूरा डिटेल आ जाएगा। चूंकि मैं सालों से जानता हूं मिथिलेश जी को, और ये केस हम लोगों ने फॉलो किया है, जर्नलिस्ट फॉलो किया है। राज ठाकरे के अलावा भी मिथिलेश जी कई सारे आपने पब्लिक इंटरेस्ट के जी मैंने issue बिहार आपने- को स्पेशल स्टेटस वाला, स्टेटस के लिए बड़ा मैंने- चर्चित रहा था वो भी। हाँ, बिहार को स्टेटस देने के लिए जज ने हमारा आर्गुमेंट बहुत ही ध्यान से सुना, लेकिन हमको बिहार गवर्नमेंट एक्चुअली कोऑपरेशन नहीं मिला। और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन मिलता तो काफी हाँ मामला हाँ आगे बढ़ हाँ, जाता। कोर्ट मूड में था सुनने के लिए, कोर्ट ने सुना भी। उसके बाद हमने शेड्यूल SC ST के हक के लिए लड़ाई लड़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो बोनो। मेरा इंडियन एक्सप्रेस में पूरे 2 पेज का पूरा आर्टिकल छपा है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हकों की लड़ाई मैंने लड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट। बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिसको आपने कवर किए थे इंडिया टीवी में, उनके बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के वस्त्रों को कैसे सुरक्षित किया है उसका मैंने केस डायरेक्शन दिलवाया था। और ये जो केजरीवाल हैं, हाँ, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया था हाई कोर्ट में कि बिजली कंपनियों का मोनोपोली हम खत्म कर देंगे इतने साल के अंदर, वो आज तक नहीं हुआ है। उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में गया, अभी भी मोनोपोली है। और आपने एक और, मैं आपको देखिए आपके केस मुझे भी याद है, वो मैंने ताज मानसिंह बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं उन पर भी आपने एक केस किया था। और वो मैं गया था ताज मानसिंह होटल में चाय पीने, तो कुछ बिल दिया, तो बिल मेरे को ज़्यादा लगा, तो बोले भैया इतना पैसा क्यों? तो बोला ये 5 स्टार होटल है। तो बोले अच्छा किसकी ज़मीन है? तो बोला आपसे मतलब। तो मैंने फिर रिसर्च किया, पता चला जमीन NDMC की, ताज पैलेस होटल NDMC का, जमीन DDA का, और बिल्डिंग भी सरकार की, और चला रहा है टाटा। फिर मैंने देखा ताज मानसिंह होटल सरकार की जमीन, सरकार का चला रहा है वो। मैंने एक पिटीशन फाइल किया कि फिर हम ही चला लें, इससे ज़्यादा किराया तो मैं दूंगा। कोर्ट ने पूछा आर यू होटेलियर? तो बोला आई एम नॉट होटेलियर बट आई कैन फाइंड आउट सम बिग ऑपरेटर। फिर उसका ऑक्शन कराया मैंने, ताज मानसिंह ऑक्शन हो गया। ऑक्शन हुआ, हाँ, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला। ताज मानसिंह होटल मैंने ऑक्शन कराया, हेट स्पीच में मैंने कोर्ट का ऑर्डर कराया, लॉ कमीशन को मैंने कई डायरेक्शन दिलवाए हैं। फिर ये फ्रीवी में मैंने केस किया। फिर लोग जो चुनाव में वादे करते हैं, जिसको बोलते हैं आप लोग घोषणा पत्र, पहले इसको बोला जाता था उसको क्या बोलते थे पहले, जो चुनाव में वादा करता है निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मैंने केस किया कि जो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जो वादा करती है, अगर वो वादे से मुकरती है तो उसको चीटिंग माना जाए। कि पब्लिक ने ये सोच के वोट दिया। संकल्प पत्र जारी करते हैं। हाँ, संकल्प पत्र, घोषणा, मैनिफेस्टो को लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मैंने केस किया। उसमें भी अच्छा ऑर्डर हुआ। प्री पोस्ट अलायंस और पोस्ट अलायंस में मैंने किया, प्री अलायंस पोस्ट अलायंस। तो मैंने बहुत ही पब्लिक, और सारे केस में मैं हमारे कोर्ट ने सुना है, बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया। तो ये आपको ये जो पूरी कथा थी मिथिलेश पांडे जी की, देखिए इसका एक पर्पज है। पर्पज ये है कि ये कहानी जाके कनेक्ट होती है, उनसे कनेक्ट होती है जिनको उस जगह पर आना है, या जो आ गए हैं और परेशान हैं। उन वकीलों के लिए, वो जो नए वकील हैं, उनको जो प्रैक्टिकल जानकारी, किताबों की जानकारी तो भरी पड़ी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला कौन है, प्रैक्टिकल अपने अनुभव से राह बताने वाला कौन है, ये काम करने जा रहे हैं मिथिलेश पांडे जी। इनका जो YouTube चैनल है लॉ लर्निंग बेंच है, उसको आप ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और वो बेशकीमती होगी, खासतौर पे उन वकीलों के लिए जो छोटे छोटे शहरों से बड़ा बड़ा सपना लेकर के दिल्ली आते हैं। इसमें मैंने एक और काम किया है, ये जो लॉ लर्निंग बेंच है, तो मेरे स्वभाव को देख के सुप्रीम कोर्ट के कई मशहूर जजों ने, उनका नाम सामने आएगा, हमसे वादा किया है कि वो छोटे जो बिहार से, छपरा से, बलिया से, पटना से, पंजाब के छोटे गांव से, मोगा से आते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज बताएंगे कोर्ट क्या सुनना चाहती है। ये बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज आपको गाइड करेंगे, जो रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड जज, हाँ, किस तरह से कोर्ट में पैरवी करें, किस तरह से आर्गूमेंट करें और क्या मूल भाव होना चाहिए, ये वो बताएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और रिटायर हो गए, उनसे से बात हो गई है, उनसे से बात हो गई है, और वो पूरा समय देंगे और एडवोकेट को कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे क्लाइंट हैंडलिंग करना है, कोर्ट किसी को पता नहीं कोर्ट क्या सुनती है। एक और मैं सलाह दे दूं, चौथा सलाह, अपने छोटे जो हमारे भाई हैं, क्योंकि मैं तो भाई साहब बस में भी चलता था तो बस का भाड़ा नहीं होता था, तो 2 स्टॉप चल के उतर जाता था, फिर कुछ देर पैदल, फिर बस में चल जाता था, और आज मैं 30-35 एडवोकेटों को मैं अच्छी सैलरी देता हूँ और उनको छोटा भाई जैसा समझता हूँ। इंटरव्यू में बोलते हैं कि सर क्या क्या काम है, हम बोलते तुम बेटा कोई एम्प्लॉई नहीं हो, तुम हमारे भाई जैसे हो और काम करो, पैसा लो, पैसा लेके बांटने में कोई है नहीं। और 30-35 वकील मेरे लॉ फर्म में, और उनको मैं बहुत ही प्यार से, मैं तो चल रहा था बस से, मैंने उनको गाड़ी पे चलने की सुविधा दी है, उनका मैं इंश्योरेंस रहता हूँ। आपकी चौथी सलाह? हाँ, चौथी सलाह यही है कि बहुत ही मेहनत से तो काम करना चाहिए, डेडिकेशन से, और मेरा मेन सलाह ये है कि कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब आपका मोरल जो है वो हमेशा अप रहना चाहिए। आपके बगल में कितना भी बड़ा एडवोकेट खड़ा हो, मैं सोच रहा था कि बड़े बड़े सीनियर जिनका पेज 3 पे फोटो आता है, इंटरव्यू आता है, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनके बगल में खड़ा होता हूँ तो मैं लगता हूँ कि इसकी डिग्री मेरी डिग्री बराबर है, ये भी LLB, मैं भी LLB, ये भी LLM, मैं भी LLM, तो किस बात में आगे थोड़ा पैसा कमा लिया है, वो तो हम नहीं कमा लेंगे 10 दिन में। मतलब आप कह रहे हैं कि मानसिक जो है अपनी सर्वोच्चता वो कायम रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पावर तगड़ा रखना मिथिलेश जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शेयर किया अपना अनुभव, और अभी बहुत सारे अनुभव शेयर करने, पूरी अनुभव की गंगा है यहाँ पर। और आप तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, तो गंगा यमुना और साथ में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, गंगा यमुना और साथ में सरस्वती भी है, क्योंकि मैं बिहार भी रहा हूँ, इलाहाबाद भी रहा हूँ, पंजाब में भी पढ़ा हूँ। तो एक ये भी है कि मेरे को एक वकील को ये भी है कि उसका बैकग्राउंड हो या ना हो, लेकिन पढ़ाई का बैकग्राउंड ठीक, अगर वो हाई स्कूल इंटर में ठीक ठाक पढ़ा है तो कमाल का वकालत करेगा वो। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप